हेलो मेरे दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। देखो दोस्तों, इधर दो टाइप से इंसॉल्वेंसी के। सबसे पहले मत समझते हैं कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। जब भी कोई पार्टनर अपनी लायबिलिटी चुकाने के लिए कैपेबल नहीं हो पाता, दैट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंस। जब कोई पर्सन अपनी लायबिलिटी को चुकाने के लिए कैपेबल नहीं है, उसकी लायबिलिटी है, वो अपनी लायबिलिटी नहीं चुका पाएगा, वो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी को पे कर पाए, दैट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो भाई इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? जब भी कोई पार्टनर अपनी लायबिलिटी चुकाने के लिए इनकैपेबल होता है, उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्या मतलब? इफ एनी पार्टनर इफ एनी पार्टनर इफ एनी पार्टनर नहीं, इफ एनी पर्सन लिख लो, ठीक है। इफ एनी पर्सन इफ एनी पर्सन इफ एनी पर्सन इज नॉट एबल टू पे, एबल या कैपेबल, नॉट एबल, एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, टू पे हिज डेप्ट, टू पे हिज ऑन डेप्ट, ऑन डेप्ट, ऑन डेप्ट मतलब लाइबिलिटी, अपनी लाइबिलिटी अगर पे नहीं कर पा रहा, दैट पर्सन इज नोन एज इंसॉल्वेंट। तो दैट पर्सन इज नोन एज इंसॉल्वेंट। दोस्तों, अभी तक हमने डिसोल्यूशन के अंदर, डिसोल्यूशन जब हमने सीखा, तो डिसोल्यूशन के अंदर अभी तक हमने डिसोल्यूशन में क्या था कि सारे पार्टनर सॉल्वेंट थे, सारे पार्टनर कैपेबल थे कि अपनी लायबिलिटी को पे कर पाए। अगर मान लो डिसोल्यूशन आना चाहिए, इसके लिए डिसोल्यूशन चैप्टर होना आना चाहिए, क्योंकि जब तक डिसोल्यूशन में हम ये पढ़ते हैं कि सारे पार्टनर सॉल्वेंट होते हैं। डिसोल्यूशन का एक पार्ट है कि अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो अगर पार्टनर इतने कैपेबल नहीं है, या कोई पर्सन जब कैपेबल नहीं होता अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए, उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। तो इसके अंदर इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर में दो केस आते हैं। अब वो दो केस क्या, जरा लिखेंगे साथ साथ। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर में दो केस आ गया। इफ वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, इफ ऑल पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। दो केस है। इफ वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, इफ ऑल पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। इफ वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, इफ ऑल पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। दोस्तों, इंसॉल्वेंसी में दो केस आए। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, तब क्या केस आएगा, तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, दो केस हमें यहां पर पढ़ने होते हैं। इफ वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, इफ ऑल पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। तो अभी हम पहला केस देखेंगे। इफ वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट में क्या रहने वाला है, लो भाई। तो स्टार्ट करेंगे। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का मतलब समझ में आया। इधर दो केस हमें पढ़ने हैं, दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, दोनों बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है। इफ वन पार्टनर, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो रिमेनिंग पार्टनर कैसे करना है, क्या करेंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाली है, वो कैसे करेंगे। और अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल रहा हूं, इफ वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। आप भी डालेंगे, इफ वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, इफ वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। तो केस हमारा यह है कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस के अंदर हाउ विल द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। भाई, इस जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो एक केस लगता है गार्ने वर्सेस मूरे रूल। अब ये केस बताएगा कि किस तरीके से आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी।
तो इस केस के अंदर जो हमारा मेन रूल होता है वो है गार्नर वर्सेस मुरे रूल। गार्नर वर्सेस, फेमस केस है बहुत आपके पास, मुरे रूल। ये एक फेमस केस है जो हमें बताता है कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहने वाली है। तो समझते हैं ये केस में क्या था। अगर हम ये केस समझ जाते हैं तो हम समझ पाएंगे कि एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी होने पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो ये केस का जो डिसीजन था, ये केस का जो डिसीजन था, उस डिसीजन ने हमें बताया कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो वो इंसॉल्वेंट पार्टनर होने के बाद अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होना है। तो आओ केस को समझते हैं कि केस क्या कहता है और किस तरीके से इसका डिसीजन आया और क्या था। दोस्तों, गार्नर वर्सेस मूरे रूल में जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ था वो ना ही गार्नर था और ना ही मूरे था, वो था विलियम। ये तीन पार्टनर हुआ करते थे। चलो केस को एनालाइज करते हैं। केस में क्या था, तीन पार्टनर थे, गार्नर, मुरे और विलियम। तीन पार्टनर थे दोस्तों, ठीक है, गार्नर था, मुरे था और विलियम था। जो हमारा विलियम पार्टनर था ना, ये हो गया था इंसॉल्वेंट। ये दोस्तों इंसॉल्वेंट हो गया था। सर कैसे इंसॉल्वेंट हो गया था, कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो इनकी एक बैलेंस शीट है, इनकी बैलेंस शीट है और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मैंने इनकी बैलेंस शीट बनाई। ठीक है, केस को समझते हैं प्रैक्टिकल एक्सपर्ट से। अब बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट मान लो इस तरीके से मैंने दे दी आपको। ये हमारी एसेट्स हो गई, अमाउंट अमाउंट, और ये हो गया लायबिलिटी। अब बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल शो करते हैं, गार्नर। ये मैं बस ऐसे ले रहा हूं, एक्चुअल नहीं था ये बस मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से विलियम इंसॉल्वेंट हुआ। ठीक है, एक्चुअल डाटा नहीं है ये। गार्नर, ये मेरा बस एग्जांपल है सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, गार्नर, मुरे और विलियम। अच्छा, गार्नर, मुरे और विलियम, मान लो इनकी कुछ एसेट्स भी थी, इनको मैं लिख देता हूं ऑल एसेट्स। ठीक है, और इनकी आउटसाइड लायबिलिटी थी जिनको मैं क्रेडिटर बोल देता हूं, क्रेडिटर। टोटल लेते हैं और इस तरीके से डालते हैं अमाउंट को कि टोटल बराबर आ सके। ठीक है, मान लेते हैं गार्नर के पास 2 लाख की कैपिटल थी, इसके पास 2.5 लाख की कैपिटल थी, इसके पास 3 लाख की कैपिटल। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये जो अमाउंट मैं ले रहा हूं ये बस एक एग्जांपल है, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अमाउंट ले रहा हूं कि स्टूडेंट ये समझे कि भाई ये एक्चुअल अमाउंट था उस टाइम का, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्रेडिटर मान लेते हैं आपके पास, इसका टोटल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इसको 3.5 लाख कर लो, तो 3.5 लाख और आपके पास 2.5 लाख, कितना हो गया जी ये 6 लाख, 6 7 8 लाख। 8 लाख का ये था और क्रेडिटर आपके पास थे 2 लाख के, तो टोटल आपके पास बैलेंस शीट में आ गया 10 लाख। ठीक है जी, अरे यार 10 लाख हटा देते हैं, लायबिलिटी और एसेट बराबर कर देते हैं और जितनी एसेट थी वो 10 लाख की एसेट ये रही। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ, मान लो ये बैलेंस शीट है, समझते हैं कि इस केस के अंदर 3 पार्टनर हुआ करते थे, गार्नर, मुरे और विलियम। विलियम जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया था और उसके इंसॉल्वेंट होने के बाद अब उसका पैसा कौन भरेगा। एज पर पार्टनरशिप एक्ट कहा जाता है कि उसका पैसा रिमेनिंग पार्टनर भरेंगे। अगर कोई एक पार्टनर, पूरी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसका पैसा अब कौन भरेगा, वो रिमेनिंग पार्टनर भरेंगे। ऐसा इस रूल्स केस से पहले का था, इस केस के आने से पहले ही पार्टनरशिप एक्ट में लिख दिया था कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका जो अमाउंट पे करा जाएगा वो रिमेनिंग पार्टनर पे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं कि मान लो हमारे पास 10 लाख की एसेट है और 10 लाख की हमारे पास लायबिलिटी, जिसमें गार्नर, मुरे और विलियम की कैपिटल और क्रेडिटर इंक्लूड है।
अच्छा दोस्तों थोड़ा ना चेंजमेंट लाओ, एक बार गारने की कैपिटल दोबारा लिख देता हूं मैं, थोड़ा इसमें लिखो आप 3.5 लाख रुपए, चेंजमेंट करो। मैंने विलियम के 3.5 कर दी थी ना, अब इसकी 3.5 करो एक बार, 3.5 लाख रुपए लाओ, इसको 2.5 लाख करो और इसको 2 लाख करो। अब ठीक है, ठीक है, वही 8 लाख आएगा, 8 और 2 10 लाख और 10 लाख ऐसे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। एसेट डाल दिया 10 लाख और लायबिलिटी डाल दी 10 लाख। अब दोस्तों ये जो एसेट है, अब डिसोल्यूशन के टाइम पे एसेट बेचा जाएगा, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम में ना ये एसेट बेच दी गई। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एसेट रियलाइज्ड, ऑल एसेट रियलाइज्ड, जितनी एसेट्स थी सारी रियलाइज कर दी, और जो सारी एसेट रियलाइज हुई वो 10 लाख की एसेट, उसको 2 लाख मिला। 10 लाख की एसेट में कितना मिला, बेचकर 2 लाख ही मिल पाया, तो एसेट रियलाइज कितने की हुई, 2 लाख रुपए की। तो लॉस को ना हो गया, लॉस, लॉस ऑन एसेट रियलाइज, लॉस ऑन एसेट रियलाइज। भाई 10 लाख की एसेट थी, 2 लाख ही मिला बेचकर, तो 8 लाख का मेरा क्या हो गया दोस्तों, ये लॉस हो गया। अब ये लॉस जो होता है, ये लॉस हम किस में बांटेंगे, गार्नर, मुरे और विलियम में बांटेंगे। तो जब मैंने ये लॉस को गार्नर, मुरे और विलियम में बांटा, तो उनकी कैपिटल कैसे थी पहले, गार्नर, मुरे और विलियम, ठीक है जी। मैं कहता हूं इन दोनों को गार्नर, मुरे और विलियम, मैंने जस्ट अज्यूम कर लिया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3 था, ठीक है जी। अब मान लो इनकी कैपिटल कितनी की थी, जरा बताइए भाई, जो कैपिटल थी इनके बाद, अब लॉस सारा कहां जाता है आप मुझे बताया, जो भी लॉस होता है, ये लॉस कौन सा है, रियलाइजेशन लॉस है। भाई रियलाइजेशन में एसेट डालूंगा, उसको रियलाइज करूंगा, तो जो 8 लाख का लॉस आएगा वो कौन लेगा, वो गार्नर, मुरे और विलियम में बटेगा। तो जो 8 लाख का लॉस आएगा वो गार्नर, मुरे, विलियम में कहां बटेगा, उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो उनकी कैपिटल कितनी है, 3.5, 2.5 और 2 लाख रुपए। तो 3.5 लाख रुपए गार्नर की है, 2.5 लाख रुपए मुरे की है और विलियम की है 2 लाख रुपए। ध्यान देना, अब मैंने लॉस को बांट दिया, लॉस ट्रांसफर 1:1 की रेशियो में मैंने लॉस को बांट दिया। अब मैंने जब लॉस बांटा, तो 8 लाख को डिवाइड करूंगा 5 से, 1,60,000 आया, तो 1,60,000 का लॉस इसमें बियर हुआ, 1,60,000 का लॉस गार्नर लेकर आएगा, 1,60,000 का लॉस ये लेकर आएगा और मल्टीप्लाई बाय 3, और 4,80,000 का लॉस ये लेकर आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ जरा देखना भाई, जो विलियम था, विलियम को अब कितना लॉस ले गया ना भाई, 2 लाख तो उसकी कैपिटल थी, 4,80,000 का लॉस को ट्रांसफर हुआ, तो 480 का जब लॉस ट्रांसफर हुआ, 2 लाख की कैपिटल काट दी गई, अभी 2,80,000 रुपए का लॉस, अभी भी 2,80,000 का लॉस विलियम को लाना है। अब विलियम इज नॉट एबल टू पे दैट लॉस, विलियम यहां पर अब एबल नहीं है, कैपेबल नहीं था वो इस लॉस को पे कर पाए। तो विलियम यहां पर कैपेबल नहीं था दोस्तों, विलियम इज नॉट कैपेबल, नॉट एबल टू पे दिस लॉस, इस लॉस को पे करने के लिए विलियम एबल नहीं था, इसलिए विलियम दोस्तों यहां पर क्या बन गया, इसलिए विलियम इंसॉल्वेंट हो गया दोस्तों। ऐसा हुआ था कुछ, समझ में आया कैसे हुआ था इंसॉल्वेंट। भाई डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था, सारी एसेट बेच दी गई और कुछ हैवी लॉसेज हो गया, इतने की एसेट नहीं बिक पाई और उस एसेट को बेचकर बहुत ज्यादा लॉस हुआ। जब लॉस को ट्रांसफर करा तो विलियम की कैपिटल इतनी नहीं थी कि वो लॉस रिकवर कर पाए, तो एक्स्ट्रा लॉस चले गया विलियम के पास 2,80,000 रुपए का, जस्ट अजम्पशन की 280 था, तो 280 का लॉस विलियम अब पे नहीं कर पा रहा, इसलिए विलियम यहां पर इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब यहां पर क्या बोला गया कि जो, अब इसका भी माइनस कर देते हैं एक बार, 3.5 लाख रुपए माइनस 1,60,000, ये आ गया 1,90,000, ये पॉजिटिव हो गया, 2,50,000 माइनस 1,60,000, ये आ गया 90,000। ये दोनों पॉजिटिव है, पर यहां पर हो गया विलियम की नेगेटिव, विलियम का लॉस ज्यादा था, उसकी कैपिटल कम थी, तो लॉस और लेकर आना था विलियम को, विलियम नहीं ले पाया, विलियम नहीं कर पाया, तो अब विलियम इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता था, इस केस से आने से पहले पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ था कि अगर किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस इंसॉल्वेंट का अमाउंट अदर पार्टनर पे करेंगे। क्या बोला था, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा था, मैं लिख देता हूं, पार्टनरशिप एक्ट में इस
केस के आने से पहले लिखा हुआ था, इस केस के आने से पहले लिखा हुआ था कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसका लॉस अदर पार्टनर बियर करेंगे, अदर पार्टनर बियर करेंगे। तो ये तो बिल्कुल तय था, इस केस के अंदर ये बिल्कुल तय था कि भैया जो विलियम था उसको जो लॉस हो गया था वो अपने लॉस को रिकवर नहीं कर पा रहा था, अपने लॉस को रिपेयर नहीं कर पा रहा था और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो उसका लॉस कौन पे करेगा? उसका लॉस अदर पार्टनर बियर करेंगे। ये ऑलरेडी पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ था इस केस से आने से पहले। तो इस केस में हुआ क्या मिलनी? इस केस में ये हुआ दोस्तों कि जो ये लॉस है, ये जो लॉस है विलियम का, ये तो पता है कि ये लॉस कौन बियर करेगा, ये लॉस ये भी बियर करेगा और लॉस ये भी बियर करेगा, पर किस रेशियो में बियर करेगा ये नहीं लिखा था पार्टनरशिप एक्ट में। तो झगड़ा फिर इसी बात का था गार्ने वर्सेस मुरे के बीच में। और झगड़ा किस बात का था कि गार्ने कह रहा था कि तू बड़ा भाई है तो ज्यादा तो लॉस तू ले ले, मुरे कह रहा था चल तू छोटा है तो ज्यादा लॉस तेरा बनता है लेने का। तो इस बीच में झगड़ा हो रहा था कि 2,80,000 रुपए का जो लॉस है विलियम का, जो विलियम पे नहीं कर पा रहा, वो ये तो तय था कि पुराने पार्टनर जो अदर पार्टनर बच गए वो ये लॉस को बियर करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो ये जो लॉस था विलियम का, इस लॉस को अदर पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं वो बियर करेंगे, जो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर बच गए वो बियर करेंगे। अच्छा, अब बियर करेंगे तो ठीक, पर किस रेशियो में बियर करेंगे ये नहीं लिखा था पार्टनरशिप एक्ट में। और झगड़ा सिर्फ इसी बात का था गार्ने और मुरे के बीच में। गार्ने और मुरे के बीच में झगड़ा इस बात का था कि विलियम का जो लॉस है वो किस रेशियो में बांटा जाए। गार्ने कह रहा है कि मुरे सारा लॉस तू ले ले, मुरे कह रहा है नहीं गार्ने सारा लॉस तू ले ले। तो झगड़ा इस बात का था कि कौन कितना कितना लॉस को शेयर करेगा, क्योंकि भाई लॉस शेयर करने का मतलब सब कोई पीछे हटेगा ना कि लॉस को शेयर करना। प्रॉफिट होता तो सब आगे आते, लॉस है तो सब पीछे हटे, तू ले ले करेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट में ये नहीं लिखा था, ये भी लिख देता हूं मैं, सारा उतारना है आपको कि आपको याद रहे। पार्टनरशिप एक्ट में ये नहीं लिखा था कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस, इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस जो बियर करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर, वो किस रेशियो में बियर करेंगे। सॉल्वेंट पार्टनर जो बियर करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर वो किस रेशियो में बियर करेंगे, किस रेशियो में बियर करेंगे ये नहीं लिखा था। नहीं ये तो लिख दिया ना, ये नहीं लिखा था, ठीक। किस रेशियो में बियर करेंगे, समझ में आया आपको? तो इसी बात का झगड़ा था और इसलिए ये केस आया। केस में बस डिसीजन यही था, केस में डिसीजन को, क्या डिसीजन था मैं आपको बढ़ाऊंगा, पर केस का मतलब समझ में आया क्या था वो केस, कैसे लड़ाई हुई। गार्ने ना तो इंसॉल्वेंट था ना ही इंसॉल्वेंट था। इंसॉल्वेंट तो कोई तीसरा पार्टनर था जिसका नाम था विलियम। विलियम इंसॉल्वेंट हो गया था। गार्ने और मुरे को पता था कि विलियम का जो लॉस होगा, जो विलियम पे नहीं कर पा रहा, उस लॉस को गार्ने और मुरे अदर पार्टनर जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो शेयर करेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट, वो बियर करेंगे उस लॉस को। पर वो किस रेशियो में बियर करेंगे ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा था, इसलिए गार्ने और मुरे के बीच में झगड़ा हुआ और ये चले गए कोर्ट, जज साहब के पास। ये चले गए जज साहब के पास और जज साहब से कहा कि जज साहब आप बताइए कि गार्ने, मैं गार्नर हूं आप मुरे हो, तो हम ये जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस है वो किस रेशियो में बियर करे। इसलिए केस का नाम पड़ गया गार्ने वर्सेस मुरे रूल। अब जज साहब ने जो इस पे डिसीजन दिया,
जज साहब ने जो इसमें डिसीजन दिया वो डिसीजन था, जज साहब था जस्टिस जॉय। इसमें जो कोर्ट के जज साहब थे उसका नाम था जस्टिस जॉय। ठीक है, जज साहब को जस्टिस कहते थे। तो कोर्ट चले गए गार्ने और मुरे। गार्ने और मुरे दोस्तों यहां पर कहां चले गए? जज साहब के पास, जज के पास चले गए, कोर्ट चले गए जज के बाद, और जज का नाम था जस्टिस जॉय। जस्टिस जॉय। और जज साहब से कहा कि सर ये लॉस को हम किस रेशियो में बियर करें। गार्ने वर्सेस मुरे का क्या झगड़ा था? झगड़ा किसके बीच में था? गार्ने वर्सेस मुरे के बीच में था। और किस चीज के लिए झगड़ा था? कि विलियम का जो लॉस हुआ है वो किस रेशियो में हम बांटे, इस बात का झगड़ा था। और इस जज साहब ने, जो जज था जस्टिस जॉय, उन्होंने बताया, जो डिसीजन दिया वो डिसीजन अब फ्यूचर में आने वाले ऐसे केसेस में अप्लाई हुआ करेगा। जज साहब का जो डिसीजन था गार्ने वर्सेस मुरे का, गार्ने वर्सेस मुरे में डिसीजन आया। अब इस डिसीजन क्या आया वो डिसीजन मैं आपको बताऊंगा। अब डिसीजन जो भी आया, सुनना ध्यान से, जो भी अब डिसीजन आया होगा वो डिसीजन अब एप्लीकेबल हो जाएगा इन चीजों पे, मतलब वो लॉ बन गया वो डिसीजन। मतलब अब कभी भी अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो गार्ने वर्सेस मुरे रूल के अंदर डिसीजन सुनाया गया था वही डिसीजन अब हर ऐसे केसेस में, जो ऐसे केस आने वाले, जो भी आप फ्यूचर में अब ऐसे केस आएंगे वो सारे केस में वही डिसीजन एप्लीकेबल रहेगा। तो गार्ने वर्सेस मुरे में जो डिसीजन बताया गया कि किस रेशियो में बांटेंगे वो डिसीजन मैं आपको बताता हूं। केस समझ में आया? क्लियर हो गया केस? ठीक, ठीक है जी, क्लियर हो गया केस, समझ में आ गया आपको क्या केस था, क्या इसका वो था। ठीक है, पर ये जो भी अमाउंट लिए गए हैं, जो भी रेशियो लिए हैं, काल्पनिक है दोस्तों, काल्पनिक है। ये बस समझाने के लिए लिए गए हैं, बस, और कुछ नहीं, हकीकत मत मानिएगा इसको। ठीक है, समझ में आ गया ना केस आपको? चलो आगे बात करते हैं कि अब डिसीजन क्या था। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे, अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ गार्ले वर्सेस मुरे रूल। तो डिसीजन क्या था वो देख लेते हैं एक बार। पहला स्टेप, तो कुछ मैं आपको स्टेप्स लिखवा रहा हूं, वो स्टेप्स ही डिसीजन थे। ठीक है, पहला स्टेप ये था कि दोस्तों वो पार्टनर जिनको लॉस ट्रांसफर हुआ, तो सबसे पहले आप जो जो लॉस ट्रांसफर हुआ वो सब अपना अपना लॉस लेकर आएंगे। जैसे 1,60,000, 1,60,000 और 480, जितना जितना वो लॉस ला सकते थे वो घर से लेकर आएंगे, मतलब जो अपना अपना लॉस लेकर आएंगे सॉल्वेंट पार्टनर। तो पहला था, ठीक है, पहले ये कहता कि जो भी लॉस था, ये जो लॉस है, जैसे कि मैंने अभी यहां पर कैपिटल में से काट दिया समझाने के लिए, पर ये डिसीजन में था कि जो ये लॉस हुआ सॉल्वेंट पार्टनर को, ये दोनों कैसे पार्टनर है? सॉल्वेंट पार्टनर। ये क्या है? सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, अब ये जो लॉस हुआ था इनको, ये लॉस अपने घर से लेकर आएंगे कैश, कैपिटल रिटर्न नहीं होगा, घर से कैश लेकर आएंगे। पहला केस ये था। ठीक है जी, स्टेप नंबर 1 में क्या है? द सॉल्वेंट पार्टनर should bring, solvent partner bring in cash, partner should bring in cash solvent partners should bring in cash equal to their respective share, equal to their respective share, equal to their respective share of the loss of relation, of the loss of realization, of the loss of loss on realization। ठीक है जी, तो पहला स्टेप ये है कि जो लॉस है रियलाइजेशन का, उस लॉस को जब बांटा गया तीनों पार्टनर में, तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपना लॉस कैश में लेकर आएंगे। ठीक है जी, जो जो उनका शेयर बनता था लॉस का, जैसे लॉस हुआ था, तो जब लॉस हुआ था तो ये जो अमाउंट गया 1,60 और 1,60 गार्नर और मुरे के बीच में, तो जो 1,60 और 1,60 गार्नर और मुरे के को लॉस ट्रांसफर हुआ, ये लॉस वो घर से कैश लेकर आएंगे, कैश में ब्रिंग करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये था डिसीजन में। चलो लॉस आ गया, सॉल्वेंट पार्टनर जो पैसा लेकर आ गए, लॉस का पैसा ले लिया उन्होंने। स्टेप नंबर 2 में क्या था? स्टेप नंबर 2 में यह था, अब
दूसरा स्टेप बताया गया, जज साहब ने कहा कि देखो जो पार्टनर विलियम इंसॉल्वेंट हो गया है, अब उसकी घर की प्रॉपर्टी को बेचो, और घर की प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसा आएगा उससे घर की लायबिलिटी को चुका लो पहले, और अगर कोई पैसा बच जाता है उससे उस लॉस को रिकवर करवाओ। तो एनी अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, स्टेट का मतलब उसकी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। दोस्तों स्टेप नंबर 2 में कहा जो विलियम जो इंसॉल्वेंट हो गया था पार्टनर, अगर जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उस पार्टनर की घर की प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा और पहले प्राइवेट डेब्ट को चुकाया जाएगा, और अगर कोई पैसा बच जाता है, इफ एनी अमाउंट इज रिमेनिंग, देन इट विल बी यूटिलाइज फॉर द रिकवरिंग ऑफ लॉस ऑफ विलियम, तो उसको हम विलियम के लॉस से रिकवर करवाएंगे। तो क्या कहा है कि आप प्रिपेयर करो इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, प्रिपेयर करो इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इफ एनी अमाउंट रिसीव्ड, इफ एनीथिंग इज रिसीव्ड, एनीथिंग is received from his estate, received from his estate, it should be credited, it should be credited to his account, to his account। ठीक है, जैसे कि क्या, मान लो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ विलियम, विलियम की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको रियलाइज करो, बेचो, उसमें से पे ऑल प्राइवेट डेब्ट, ऑल प्राइवेट डेब्ट ऑफ विलियम, विलियम के सारे डेब्ट करो, और अगर उसके बाद कुछ रिमेनिंग बच जाता है, रिमेनिंग अमाउंट, ये रिमेनिंग अमाउंट जो होगा, इस रिमेनिंग अमाउंट से विलियम का लॉस को रिकवर करा जाएगा, विलियम के लॉस को करा जाएगा। और कैसे करा जाएगा, इस अमाउंट को हम, जो अमाउंट बच गया है उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर उसकी लायबिलिटी चुकाकर जो अमाउंट बच गया है उस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे उसी के अकाउंट में। इससे क्या होगा, जैसे उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो लॉस था ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि भाई डेबिट पे लॉस है, क्रेडिट कर दिया तो लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और अब अगर कोई पैसा बच गया, फिर भी पैसा बच गया, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर मान लो 80,000 आया, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर कितना आया, मान लो 80,000 ही आया प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर, तो 80,000 हटा के अभी कितने का लॉस बचा, 2 लाख का। अब ये 2 लाख का लॉस कौन बियर करेगा, गार्ने और मोरे बुरे बियर करेंगे। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो पहला स्टेप ये है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जो अपना अपना लॉस हुआ है वो लेकर आए, लॉस ऑफ रियलाइजेशन अपने अपना कैश लेकर आए। दूसरा स्टेप ये था कि जो पार्टनर है इंसॉल्वेंट पार्टनर, उसका अकाउंट प्रिपेयर करो, और अगर उसकी स्टेट से कुछ पैसा आता है तो उसको क्रेडिट करके उसके लॉस को कम कर दो। और अगर अब जो लॉस बच जाएगा, अब तो सारा बर्बाद ही हो गया, क्योंकि अब उसकी प्रॉपर्टी भी बेच दी गई, अब उसको भिखारी बना दिया, समझ लो, उसकी प्रॉपर्टी बेच दी, उसकी प्राइवेट डेब्ट चुका दिया, क्योंकि भाई वो नहीं हो, प्रॉपर्टी बेचने के बाद प्राइवेट डेब्ट चुकाने के बाद कोई पैसा बच गया वो भी छीन लिया, उसको नहीं दिया, उसको छीन लिया और लॉस का रिकवर करवा लिया। और अब अगर कोई पैसा बच जाएगा तो वो पैसा अब गार्ने और मुरे में बटेगा एज पर दी डिसीजन। अब डिसीजन यही था कि वो पैसा किस रेशियो में बटे। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 सर, स्टेप नंबर 3 में क्या बताया गया, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर will be borne by solvent partner, will be borne by solvent partner as given below। इस तरीके से बांटेंगे, जो लॉस है इंसॉल्वेंट पार्टनर का वो सॉल्वेंट पार्टनर बांटेंगे। ये तो भाई तय था पहले से, इस केस से आने से पहले तय था, पर किस रेशियो में बांटेंगे वो नीचे बताया गया। तो उसमें स्टेप बताए गए कि अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है,
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड अगर आप फॉलो करते थे, तो अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हो तो उस केस के अंदर लॉस कैसे बटेगा, और अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उस केस के अंदर लॉस किस रेशियो में बटेगा। यही दो फर्क है। दोनों ही केस में आपको आज की क्लास में समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ, पर पहले केस को समझते हैं कि अगर फिक्स्ड होगा तो किस तरीके से, और अगर फ्लक्चुएटिंग होगा, क्योंकि दो मेथड होते हैं ना कैपिटल अकाउंट के, तो अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करा था तो ये इस तरीके से लॉस को रिकवर शेयर करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर, और अगर फ्लक्चुएटिंग था तो लॉस को इस तरीके से बांटेंगे। देखिए, इन केस ऑफ फिक्स्ड, in this case loss of solvent partner shall be borne by loss of insolvent partner shall be borne by solvent partner in their, अब बोलूंगा borne by solvent partner in their capital ratio, in their कैपिटल रेशियो, जो उनकी कैपिटल थी ना उस रेशियो में लॉस को बांटा जाएगा। इन देयर कैपिटल रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, लॉस किस रेशियो में बांटा जाएगा, कैपिटल रेशियो में। भाई कैपिटल क्या आती है बैलेंस शीट में, भाई 2.5 लाख, 3.5 लाख और 2.5 लाख, तो उस रेशियो में बांटा जाएगा अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करा था तो। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में किस रेशियो में बांटा जाएगा, कैपिटल रेशियो में। पर अगर फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, तो वो अलग तरीका था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के केस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के केस के अंदर लॉस को कैसे बांटा जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड अगर आप फॉलो करते थे तो उस केस के अंदर लॉस कैसे बांटा जाएगा, उधर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इन दिस केस आना था, इन दिस केस लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर shall be borne by solvent partner in their, कौन सी रेशियो में, इन देयर एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में, इन देयर एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में। अब एडजस्टेड कैपिटल रेशियो कैसे नहीं फाइंड आउट होगी, आप ना इसका कैपिटल अकाउंट बनाओ, जितने भी रिजर्व्स है, प्रॉफिट्स है, सब कुछ बांट दो, बांटने के बाद जो बैलेंस शीट आता था ना उस रेशियो में लॉस को बांटा जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल रेशियो कहा गया। इसके अलग अलग नाम है, कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन ऐसे भी बोल सकते हैं, एडजस्टेड भी बोल सकते हैं, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। एडजस्टेड कैपिटल रेशियो का मतलब है, तो ये एडजस्टेड कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, ये कैसे कैलकुलेट होगी दोस्तों, ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, ऑल necessary adjustment, all necessary adjustment in respect of reserves, profits, in respect of reserve, profits, profit या loss। पर इस प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्या नहीं आएगा, नॉट इंक्लूड रियलाइजेशन लॉस एंड प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस। आप एडजस्टमेंट करोगे तो टाइम, एडजस्टमेंट करते टाइम जो आप प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना याला, ये वो कौन सा प्रॉफिट है, अनएप्रोप्रिएट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो बैलेंस शीट में पड़ा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी लायबिलिटी साइड में दिखता है, कभी एसेट साइड में दिखता है ना, वो वाला प्रॉफिट है ये इस प्रॉफिट जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, तो इसमें वो मत रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस को इंक्लूड मत करना, उसको एडजस्टमेंट मत करना, वो अलग है, उसी को तो बांटना है। ठीक है, वो तो वो घर से लेकर आएंगे। ठीक है, ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो दोस्तों कैपिटल आएगी ना, उस कैपिटल का रेशियो निकाल लेना,
और उस रेशियो में उस डिफिशियंसी को बॉन्ड कर लेना। समझ में आया? सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी, इसका अलग अलग नाम है दोस्तों। इसके नाम हो सकते हैं, देखो ऐसा होता था एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। कभी इसको एडजस्टेड कैपिटल रेशियो से कहा जाता है, कभी कभी इसको लास्ट एग्रीड कैपिटल से कहा जाता है, लास्ट एग्रीड कैपिटल। बस अब ये ध्यान रखना, नाम कोई भी हो, करना क्या है, करना यह है कि पहले सारी एडजस्टमेंट कर देनी है, उसके बाद जो कैपिटल बनती है सॉल्वेंट पार्टनर की, उसका रेशियो ले लेना है। उस वाले में क्या था, एडजस्टमेंट से पहले की जो कैपिटल रेशियो होगी वो लेना है, इसमें एडजस्टमेंट के बाद की जो कैपिटल आएगी उसकी रेशियो लेनी है। बस इतना सा फर्क है, यही पूरा स्टेप्स थे कि आपको डिसीजन में करना क्या है दोस्तों। ये था गार्डने वर्सेस मुरे रूल। दोस्तों अभी आपको समझ नहीं आएगा, मुझे पता है अभी कुछ बातें हो सकती है जो आपको नहीं समझ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। है ही नहीं कोई चीज जो ना समझ में आए। अभी देखो क्वेश्चन कराता हूं, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, इंपॉर्टेंट नोट लेना, इंपॉर्टेंट नोट देना। एक इंपॉर्टेंट नोट देते हैं फिर क्वेश्चन में चलते हैं। लिखेंगे सर, लिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता है इफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का, इफ अ पार्टनर हैज नील और नेगेटिव बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, इन हिज कैपिटल, अगर किसी पार्टनर का, वो पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, वो सॉल्वेंट पार्टनर है, पर डिसोल्यूशन से पहले उसकी कैपिटल अकाउंट में नील बैलेंस है, जीरो है, या फिर नेगेटिव बैलेंस चल रहा है बिफोर डिसोल्यूशन, तो बिफोर डिसोल्यूशन डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग, does not contribute anything does not contribute anything to the loss of insolvent partner, to the loss of insolvent। वो पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि देखो डिसोल्यूशन जब हो रहा होगा ना, उससे पहले देखना अगर किसी पार्टनर की कैपिटल जीरो है या नेगेटिव है। पहले से डेबिट बैलेंस है, पार्टनर का कैपिटल का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो नेगेटिव में चल रहा है, या जीरो बैलेंस है, सो ही नहीं कर रहा, तो मतलब वो जीरो है, नील है। तो डिसोल्यूशन से पहले अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव या नील बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, तो वो इंसॉल्वेंसी के टाइम पे पार्टनर का वो लॉस को रिकवर नहीं करेगा। मान लो अगर यहां पर 3 पार्टनर होते हैं, 4 होते हैं, मान लो यहां पर 4 पार्टनर होते हैं, गार्डने वर्सेस मुरे, और एक पर्सन और होता, मान लो ए। अब इसका जीरो बैलेंस था या नेगेटिव चल रहा था, तो ये लॉस को रिकवर नहीं करेगा। ओनली वही पार्टनर रिकवर करेंगे जिनका कोई पॉजिटिव बैलेंस होगा। ठीक है जी, वही लॉस को रिकवर नहीं करेगा जिसका नेगेटिव बैलेंस चल रहा है पहले से, या नील कैपिटल अकाउंट चल रहा है बिफोर द डिसोल्यूशन। क्लियर होगी बात? ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगी बात को। ठीक है सर, आओ सर करते हैं सर क्वेश्चन स्टार्ट, और क्वेश्चन से ही हम समझ पाएंगे असली चीज। दोनों ही मेथड से कराऊंगा, अगर फ्लैक्चुएटिंग है तब, अगर फिक्स्ड है तब। और एक बात बताऊं दोस्तों, बहुत से लोग, जब ये डिसीजन आया था ना गार्डने वर्सेस मुरे का, तो बहुत से लोगों ने इस डिसीजन पे क्रिटिसाइज भी करा था। बहुत लोग इस डिसीजन से क्रिटिसाइज कर रहे थे इस डिसीजन को, और वो क्रिटिसिज्म क्या है आपकी बुक में दे रखा है, आराम से पढ़िए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। किसी ने कहा भाई ये तो गलत है, किसी ने कहा ये डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, तो वो आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। वैसे कभी जिंदगी में ना तो पेपर में आया ना ही आएगा, ठीक है, पर एक बार पढ़ना अच्छा ही रहता है। आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, बढ़ा दूंगा क्लास में। उसमें से एक क्रिटिसिज्म बता देता हूँ, जैसे कि ये जो लास्ट में नोट लिखवाया था ना, ये भाई मान लो अगर किसी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बहुत सारा लॉस है, 3 पार्टनर बच गए, उसके बाद सॉल्वेंट है। अब एक पार्टनर का नील नेगेटिव बैलेंस है, वो तो लॉस को बियर ही नहीं करेगा, उसके लिए तो अच्छा हो गया। बस आप अपने लॉस को, अपने कैपिटल को पहले से, डिसोल्यूशन से पहले अगर कैपिटल नील है, नेगेटिव है, तो वो उस लॉस को, इंसॉल्वेंट वाले पार्टनर के लॉस को बियर ही नहीं करेगा। बस जो अदर पार्टनर है जिनका पॉजिटिव बैलेंस है वही बियर करेंगे। तो एक ये वाला क्रिटिसिज्म था। ऐसे होता है, क्रिटिसाइज ऐसे करा जाता है कि यार ये तो गलत बात है, वो पार्टनर तो बच गया जिसके पास, जो इसके पास नेगेटिव बैलेंस नील था, वो है सॉल्वेंट, पर नेगेटिव बैलेंस या नील कैपिटल बैलेंस होने की वजह से वो लॉस को बियर नहीं कर रहा इंसॉल्वेंट पार्टनर का, ये क्रिटिसाइज करा गया था। तो ऐसे भी कुछ केसेस है, ठीक है। और जो गार्डने वर्सेस मुरे का जो रूल है, वो वाला रूल जो लगता है वो 2 पार्टनर में कभी नहीं लगता।
कम से कम 3 पार्टनर तो होने चाहिए, जिसमें एक इंसॉल्वेंट होगा और बाकी 2 उसको बियर करेंगे। अगर मान लो किसी के फर्म के 2 ही पार्टनर है तो ये वाला प्रिंसिपल कभी नहीं लग सकता, क्योंकि एक इंसॉल्वेंट होगा तो फिर एक ही बच जाएगा, फिर एक बचेगा तो फिर पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो 2 पार्टनर में कभी भी ये रूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए एक ये क्रिटिसिज्म था। ठीक है सर, क्लियर हो? और एक और सबसे यूजलेस पॉइंट था जो कि आपको मैंने बताया था, 3-4 क्रिटिसिज्म था, मैं बता रहा हूं। पहला क्या था कि आई वो पार्टनर, क्रिटिसिज्म क्या था, क्रिटिसाइज जो करा था, पहला क्रिटिसिज्म था, मैं बता देता हूं, सिंपल है बहुत ज्यादा। पहला यह था कि अगर किसी पार्टनर का डिसोल्यूशन से पहले नेगेटिव या नील बैलेंस है, वो उस लॉस को रिकवर नहीं करेगा, उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, पहला क्रिटिसाइज ये करा था लोगों ने। दूसरा यह था कि जो ये गार्ने वर्सेस मुरे का जो रूल है, प्रिंसिपल है, ये 2 पार्टनर वाली फर्म में अप्लाई नहीं हो पाएगा। तीसरा क्रिटिसिज्म था वो ये था, ये वाला मजेदार था, ये वाला देखो मैं बताता हूं आपको। पहला स्टेप क्या था कि भाई वो जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो लॉस को लेकर आएंगे, जो रियलाइजेशन लॉस है वो लेकर आएंगे। क्यों लेकर आओ भाई, जब उनकी कैपिटल पहले से पड़ी है तो आप उस लॉस को कैपिटल से माइनस कर लो ना, घर से लाकर क्या फायदा। देखो ना, मैंने क्या करवाया था, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया था कि भाई मान लो लॉस हो गया तो कैपिटल, आप ये कर सकते थे, आप ये कर सकते नहीं, फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप तो ये लॉस को कैश मंगवाओगे जी। अरे जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनकी कैपिटल में पैसा पड़ा तो है फर्म के पास, उसी में कर लो वो लॉस। अब आप कह रहे हो कि नहीं घर से लेकर आओ, अब ये पैसा वो घर से लेकर आएंगे और ये पैसा फर्म को देगी, ये तो बहुत बड़ा यूजलेस नहीं हो गया। अरे जो पैसा पहले से फर्म के पास पड़ा है, मेरा बैंक के पास पैसा पड़ा है, सुना, मेरे बैंक में 1 लाख पड़े हैं, बैंक करा रहा है, बैंक चार्जेस है 20,000 रुपए के, आप घर से लेकर आओ। अरे मेरे पैसा पड़ा तो है आपके पास, उसमें से काट लो ना, बैंक करा नहीं घर से लेकर आओ, ये यूजलेस नहीं लिखा आपको। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म था, क्या था कि सॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस पहले से होने के बावजूद भी ये रूल कहता है कि जो लॉस ऑफ रियलाइजेशन होगा वो सॉल्वेंट पार्टनर घर से लेकर आएंगे कैश। क्यों लेकर आए भाई घर से, जब वो पहले से क्रेडिट बैलेंस फर्म के पास है तो वहां से रिजेक्ट कर लो ना, नहीं जी घर से लेकर आओ, तो लो ये क्रिटिसाइज बन गया, लोगों ने क्रिटिसाइज करने लगी इसको, और होना भी चाहिए, यूजलेस नहीं बताओ। क्यों भाई, जब पैसा पड़ा है वही वाली बात होगी ना, बैंक में 1 लाख पड़ा है और बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए, कह रहा नहीं चार्जेस तो आप घर से लेकर आओगे, 1 लाख तो ऐसे ही रहने दो, चार्जेस आप घर से लेकर आओगे, फालतू की बात नहीं थी, पर था तो था भाई, अब रूल है तो रूल है, मानो यही वाली बात। तो लोगों ने तभी तो क्रिटिसाइज करा कि भाई सॉल्वेंट पार्टनर का जब क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का तो आप उसमें से रिजेक्ट कर लो, नहीं कह रहे जी मैं घर से लेकर आओ कैश, जितना लॉस ऑफ रियलाइजेशन हो उतना घर से लेकर आना पड़ेगा। तो ये एक तीसरा क्रिटिसाइज करा था लोगों ने, यार ये अजीब सी बात है, ये तो यूजलेस हो गया, इमैटेरियल होगा, कोई मतलब ही नहीं इसका। समझ में आ गया आपको? आप पढ़ोगे ना बुक के अंदर क्रिटिसिज्म तो आपको समझ में आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बात वहां पर लिखी भी नजर आएगी। और एक लास्ट क्रिटिसिज्म पढ़ा देता हूँ, होपफुल आपने जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आए, क्योंकि अगर मैं आपको एक बार समझा दूंगा, एक बार बता दूंगा तो आपको पहला क्रिटिसिज्म समझ में आया। क्या था, लोगों ने क्या क्रिटिसाइज करा इस रूल से, डिसीजन से? पहला क्या था कि वो पार्टनर जिसका डिसोल्यूशन से पहले नेगेटिव बैलेंस था या नील बैलेंस है कैपिटल का, वो लॉस को बियर नहीं करेगा। दूसरा, जो गार्ने वर्सी मुरे का जो प्रिंसिपल है वो कहां नहीं लग रहा, 2 पार्टनर वाले फर्म में नहीं अप्लाई होगा। तीसरा, भाई जब वो पार्टनर जो सॉल्वेंट पार्टनर है, अगर लॉस ऑफ रियलाइजेशन है तो सॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल से डिडक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, आप उनको घर से मंगा रहे हो जो कि यूजलेस है। अरे पहले से जो उनका पैसा पड़ा हुआ है फर्म के अंदर तो वहां काट लो ना, घर से मंगाने का क्या फायदा अलग से। ठीक है, ये यूजलेस था। और तीसरा पॉइंट देख रहा, जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करते हैं, सॉरी फिक्स्ड की बात करते हैं, तो फिक्स में क्या था, कैपिटल रेशियो में मान लो 2 पार्टनर है, मान लो गार्ने और मुरे ही पार्टनर है, ठीक है, इन्हीं की बात कर लेता हूं। लास्ट क्रिटिसिज्म क्या था, गार्ने और मुरे, 4 क्रिटिसिज्म थे इसके, आप अगर पेपर में आए तो 4 लिख सकते हो आप, लास्ट वाला तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भाई मान लो इसकी कैपिटल है 1 लाख रुपए, कैपिटल है 5 लाख रुपए, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। मुरे की जो कैपिटल है वो 5 लाख है और गार्नर की जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है। तो भाई फिक्स्ड मेथड अगर होगा तो हमें जो इनकी कैपिटल होगी उस रेशियो में लॉस को बांटा जाएगा, मतलब 1:5 में बांटा जाएगा। तो अगर 2 लाख का लॉस हो गया, मान लो अगर 2 लाख का लॉस हो गया तो 2 लाख का लॉस कैसे बांटा जाएगा, 1:5 में बांटा जाएगा। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 1:4 ले लेते हैं, 4 लाख कैपिटल मान लेते, जल्दी हो जाएगा ना थोड़ा, 1:4। तो अगर 2 लाख का लॉस हुआ तो 2 लाख के लॉस के अंदर डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 40,000 इसका लॉस रिकवर करेगा, 40,000 का लॉस ये बियर करेगा, और 3,60,000 रुपए का लॉस मुरे बियर करेगा। पता क्या बोला, लास्ट क्रिटिसिज्म ये था
कि भाई जो पार्टनर, मान लो गारने की जो प्राइवेट एसेट है ना, प्राइवेट एसेट, घर की जो इनकी प्राइवेट एसेट है वो 20 लाख रुपए की इनकी बात घर की प्राइवेट एसेट है। जबकि अगर मैं मुरे की बात करूं तो मुरे के बाद जो प्राइवेट एसेट है घर की वो सिर्फ 1 लाख रुपए की है। तो ये लास्ट रीजन ये था, जिस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा उस पार्टनर का लॉस ज्यादा, भले ही उसकी प्राइवेट एसेट कम हो। भाई वो गरीब है, उसकी प्राइवेट एसेट देखो 1 लाख की है और कैपिटल ज्यादा होने की वजह से उसको ज्यादा लॉस लेना पड़ रहा है। और जिस पार्टनर की प्राइवेट एसेट घर की एसेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में अमीर है वो, और उसकी कैपिटल कम होने की वजह से उनको कम लॉस, ये एक बड़ा एक जस्टिफाइड आंसर है नहीं ना। आपने कैपिटल के बेस में तो आंसर दे दिया, आपने उनकी घर की कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं देखा। एक गारने जो बहुत अमीर है और मुरे जो गरीब है, उसकी घर की एसेट 1 लाख की है बराबर, और गारने की घर की एसेट 20 लाख के बराबर। उस टाइम का केस है, बहुत पुराना केस। उस टाइम में 20 लाख कितने ज्यादा होता है, मतलब सबसे अमीर तो गारने ही होगा। पर उसकी कैपिटल कम होने की वजह से उसको कम लॉस मिला, और मुरे की प्राइवेट एसेट कम थी और उसकी कैपिटल ज्यादा होने की वजह से उसको ज्यादा लॉस लेना पड़ा। तो ये भी क्रिटिसिज्म था, ये जस्टिफाई आंसर नहीं बोला गया। लोगों ने कहा कि ये भाई जस्टिफाई नहीं है। भाई एक पर्सन बहुत अमीर है, उसकी कैपिटल कम होने की वजह से उसको कम लॉस बियर करना पड़ रहा है, और एक पर्सन गरीब है, उसकी प्राइवेट एसेट कम है, उसकी ज्यादा कैपिटल होने की वजह से उसको ज्यादा लॉस बियर करना पड़ रहा है। तो दिस इज नॉट अ जस्टिफाइड आंसर। तो ये एक लास्ट क्रिटिसिज्म था इस गारने वर्सेस मुरे का। समझ में आया ना? ऑब्वियस सी बात है, जो अमीर है उसको थोड़ा ज्यादा पे करना चाहिए था, ऐसे लोगों ने कहा। जो अमीर है उसको ज्यादा पे करना चाहिए था, जो थोड़ा गरीब है उसको कम पे करना चाहिए था, बट नहीं, कैपिटल ज्यादा होने की वजह से कैपिटल के बेस पे डिसीजन दे दिया। तो ये गलत था, ऐसा लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोगों ने कहा। आपको जो लगता है आप कमेंट में कह दीजिए। अगर आपको रूल में कोई बात गलत लगती है तो आपका एक क्रिटिसिज्म बन जाएगा, है ना। क्रिटिसाइज कब करते हैं? जब लोगों को डिसीजन गलत लगता है कि आपने गलत वे पे डिसीजन दे दिया, तब क्रिटिसाइज करा जाता है। और ऐसा नहीं होता, क्रिटिसिज्म हर जगह होता है। आप कोई भी, आप अभी आज के टाइम की देख लो, सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन लेता है, लोग उसमें कहीं ना कहीं गलती निकाल ही देते हैं कि नहीं ये तो गलत था, नहीं तो ये तो गलत डिसीजन दिया, है ना। तो वो चीज है, ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो, चारों क्रिटिसिज्म पढ़ लिया आपने। एक बार बुक खोल के देखेंगे, कहीं पर भी पढ़ेंगे गूगल वगैरह पे, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। जो मैंने 4 बताए वो आपको क्लियरली समझ में आएंगे। एक ही क्वेश्चन है हमारे स्टडी मैट में इसका, मतलब बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, वो डाल करते हैं एक बार, और दोनों ही मैथड समझा देंगे एक ही क्वेश्चन में। देखो कहता है एबीसी 3 पार्टनर है, फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इक्वली। अगर एक्चुअल बताऊं ना, तो जो रियल केस था गार्ने वर्सेस मुरे में, तो उनकी रेशियो भी इक्वल थी। गार्ने मुरे और विलियम की जो रेशियो थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो इक्वल थी, सेम। तो मैंने एग्जांपल के थोड़ा लॉ ज्यादा दिखाने की वजह से उसको अलग ले ली, बाकी इक्वल थी एक्चुअल में। एग्री टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 30/6/2012। 30/6/2012 को वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। बैलेंस शीट आपको दे रखी है 30 जून तक की, उस टाइम तक की बैलेंस शीट दे रखी है। भाई जो ए है उसकी कैपिटल है, बी है उसकी कैपिटल, क्रेडिट की बैलेंस है, और जो सी है, जो सी की कैपिटल है ना, ये सी की कैपिटल है 8,000 पे, यह डेबिट बैलेंस, मतलब उसकी कैपिटल नेगेटिव है। क्रेडिटर आपको दे रखे है, एसेट दे रखी है, और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, जिसको हम बांटेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस है, ये लॉस है, जो एसेट साइड में दिखता है वो लॉस होता है, उसको हम बांट देंगे पार्टनर्स में। एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं इसको। अब एसेट रियलाइज हुई, कहता है द एसेट वर आर रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू। जो एसेट है वो 50% बुक वैल्यू को रियलाइज होगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ अमाउंटिंग टू 5,000 पे। सी बिकम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव 2,000 फ्रॉम स्टेट। ठीक है जी, जो सी है वो इंसॉल्वेंट हो गया और 2,000 उसकी एसेट को प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर हमने इससे कमाया। क्लोज द बुक ऑफ द फर्म अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से क्लोज करो, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से करो, गाने वर्सेस मुरे के प्रिंसिपल लगाकर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, खत्म हो गए। ये इंसॉल्वेंट ऑफ ऑल पार्टनर का क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देख रहे छोटा है, पर जब हम इसको करेंगे ना बहुत बड़ा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मेथड अप्लाई करते हैं, उस मेथड से करते हैं। ठीक है दोस्त, सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे बनता था डिसोल्यूशन वैसे बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। हमने तो बस वो इफेक्ट सीखा जो नया है। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर रियलाइजेशन लॉस तो निकालो। जब भी गार्ने वर्सेस मुरे रूल आएगा ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाओगे तो लॉस ही निकल कर आएगा दोस्तों, क्योंकि उसी से रूल का अप्लाई कर पाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आता है ना, मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले क्या पर्टिकुलर्स हो गए यहां पर, अमाउंट याद है सारा। पेपर में अगर क्रिटिसिज्म आ गया तो आप कर पाओगे, लिख पाओगे, याद है ना अभी जो मैंने आपको पढ़ाया। बस एक बार पेपर के टाइम पे और याद कर लेना, आपको
तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बताया है, सबसे पहले लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे वैसे बना दीजिए, बहुत सिंपल सा है। जैसे यहाँ सन्ड्री एसेट लिखते थे, यहाँ सन्ड्री लायबिलिटी लिखते थे, जितनी एसेट है सब डाल देते, तीन को छोड़कर जितनी लायबिलिटी सब डाल देते, ऐसे करते नहीं था आप, बस वैसे बनाइए। इसमें कोई नया चेंजमेंट नहीं है, चेंजमेंट सर कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है जी। अब सन्ड्री एसेट हमने एक हेड बना लिया, सन्ड्री लायबिलिटी का एक हेड बना लिया, ठीक है। अब बताओ कौन कौन सी हमारे पास एसेट थी। तो हमारे पास थी एक एसेट, सिर्फ सन्ड्री एसेट नाम की, एक मतलब सन्ड्री मतलब सारी एसेट नाम की आ गई। तो लो भाई, सन्ड्री एसेट नाम की हमारे पे एक ही एसेट थी, बैंक और आता नहीं है दोस्तों। तो हमारे पास कितने की एसेट है जी, 50,000 रुपए की एसेट है। पीएनएल अकाउंट आएगा नहीं, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक लॉस है जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहां नहीं आता, ठीक है जी। इसके बाद लायबिलिटी कौन कौन सी हमारे पास, लायबिलिटी एक ही है क्रेडिटर वाली, और कोई लायबिलिटी नहीं है। पार्टनर की लायबिलिटी नहीं आती, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज रिलाइजेशन में नहीं आती। 12,000 रुपए की, तो लायबिलिटी हमारे 12,000 रुपए की है, ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करते थे, अब टू बैंक अकाउंट करके लायबिलिटी सेटल करते थे, टू बैंक अकाउंट के लायबिलिटी सेटल करते थे, और बाय बैंक अकाउंट करके एसेट रियलाइज करते थे। भूल तो नहीं गए, एसेट रियलाइज्ड। अच्छा, टू बैंक अकाउंट करके लायबिलिटी सेटल करेंगे, पर लायबिलिटी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया कि जो क्रेडिटर है क्या हमको पेमेंट कर दी। तो मैंने आपको सिखाया था, जब लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बताया जाए तो आप मान के चलना जितनी इसकी बुक वैल्यू थी उतनी पेमेंट कर दी गई होगी। तो क्रेडिटर के बारे में ऐसे बताया तो नहीं कि कितनी पेमेंट हुई है, पर हम क्या मान के चलते हैं कि अगर किसी लायबिलिटी के बारे में ना बताया जाए कि कितनी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो हम मान के चलेंगे, एजम्पशन हमारी ये रहती है कि जितनी उसकी बुक वैल्यू थी, जितना उसको लायबिलिटी पे करना था क्रेडिटर वालों को 12,000, उतना पे करा होगा और सेटल कर देंगे। समझ में आ गया। और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी तो हुआ बैंक से, रियलाइजेशन एक्सपेंस, यार ये मत भूलिए, रियलाइजेशन बैंक से हुए नहीं 5,000 रुपए के, ठीक है, ये भी डाल दो तो 5,000 रुपए। इसके बाद एसेट रियलाइज हुई, जो एसेट रियलाइज हुई है दोस्तों वो 50% ऑफ बुक वैल्यू हुई है, 50% ऑफ बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी है, 50,000, 50,000 का 50% कितना, तो एसेट में सिर्फ पैसा कितना मिला है मुझे, 25,000, 50,000 की एसेट बेचकर सिर्फ 25,000 ही मिला है। अब आप टोटल कर दीजिए, लॉस आपका आएगा 100% गार्नियर मर्सी मुरे में लॉस आता है 50,000 प्लस 12,000 और प्लस 5,000, यह आ गया 67,000। 67 में से 12,000 माइनस और 25,000 माइनस, तो 30,000, तो 30,000 का लॉस किसमें बटेगा, तीनों पार्टनर बच जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू, ये है लॉस ट्रांसफर टू ए बी और सी। कितना कितना आ जाएगा, इक्वल रेशियो है, तो 10,000 10,000 और 10,000 इक्वल रेशियो है दोस्तों, 10,000 में लॉस बढ़ जाएगा। ये बन गया रियलाइजेशन। सबसे पहले आपको यही काम करना है, स्टेप नंबर 1 हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लो। अब दोनों मेथड से फाइंड आउट करो कि रेशियो क्या रहने वाली है। तो मैं पहला मेथड सॉल्व कर रहा हूं, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको पहले सबसे पहले एक लिखकर बताना है कि रेशियो क्या होने वाली है। तो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, द लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, यानी लिख कर बताना होगा, द लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, द लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट, द लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर मस्ट बी बोर्न बाय, इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन है, यहां लिख देना मिस्टर सी, हमारे केस के अंदर इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन है, मिस्टर सी। तो लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर मिस्टर सी मस्ट बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर, must be borne by solvent partner A and B in their capital ratio, in their capital ratio। किस रेशियो में बांटेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, और उसमें क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में, ठीक है जी। तो कैपिटल रेशियो मतलब ए और रेशियो बी की कैपिटल कितनी हजार बताना, सर ए की कैपिटल देखो 34,000 है और बी की 24,000, ये वाली कैपिटल है, ठीक है, जो बैलेंस शीट में शो होती है। तो 34,000 और 24,000, तीनों 0 काट देंगे तो 34 और 24, दो के टेबल से जा रहा है, 2 1 2, 2 7 14 और 2 1 2, 2 2 4। तो इस रेशियो में लॉस को बांटा जाएगा।
तो लॉस किस रेशियो में बांटा जाएगा? कैपिटल रेशियो में, और कैपिटल रेशियो के लिए 17:12 फिक्स्ड मेथड में। बड़ा सिंपल था। फिक्स फ्रैक्चर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसमें रिजर्व को माइनस करना होता है कैपिटल में से, फिर कोई भी लॉस सीजन प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो माइनस करना, ड्राइंग्स होगी वो माइनस करेंगे, जो निकल जाएगा उसका रेशियो लेते हैं, अभी समझाऊंगा। तो ये हो गया, बस बना लो कैपिटल अकाउंट, कुछ नहीं करना था, बस ये आ गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर है हमारे पास, ए, बी और सी। ए, तो ए बी सी ए पार्टनर है, ए बी सी ए पार्टनर है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी, जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओ, कोई अलग थोड़ी ना इसमें। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एक का नेगेटिव बैलेंस है, याद करो सी पार्टनर का, तो सी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, देखो ये रहा 8,000 रुपए, जो इंसॉल्वेंट हो गया बेचारा, 8,000 रुपए इसका नेगेटिव बैलेंस है, और बी पार्टनर का है 34 और 24,000, तो ए पार्टनर का 34,000 है, बी पार्टनर का 24,000 है। ये लो, ठीक है जी। चलो अब सबसे पहले क्या होगा? स्टेप नंबर 1 याद करो। स्टेप नंबर 1 था कि जो पार्टनर को लॉस हुआ, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जो रियलाइजेशन लॉस है, वो पैसा घर से लेकर आएंगे अपना कैश, ये बोला था, याद है कि रियलाइजेशन लॉस का जो भी पैसा होगा, जो मैंने कहा था यूजलेस है, उनकी कैपिटल से डिडक्ट कर सकते हैं नहीं, पर घर से लेकर आओ, घर से लेकर आएंगे तो कैपिटल बढ़ेगी। भाई सॉल्वेंट पार्टनर शुड ब्रिंग कैश इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर। 10,000 बना, ए का 10,000, बी का 10,000, जो लॉस ऑफ रियलाइजेशन है, लॉस ऑन रियलाइजेशन का पैसा सॉल्वेंट पार्टनर ए और बी घर से लेकर आएंगे कैश या बैंक में, जो भी होगा। जब ये पैसा घर से लेकर आएंगे दोस्तों, इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो सबसे पहले कहूंगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, एक जो लॉस हुआ रियलाइजेशन का, लॉस रियलाइजेशन, वो पैसा घर से लेकर आ रहे हैं ए और बी। कितने का लॉस हुआ? 10,000, 10,000 घर से लेकर आया ए और 10,000 घर से लेकर आया बी। सी तो लेकर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। बट सेकंड केस बताओ क्या था? सेकंड पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट समझ में आया, सेकंड ये था कि जो सी पार्टनर है, अगर उसकी एसेट को, प्राइवेट एसेट, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी प्राइवेट एसेट को बेचकर कुछ आ जाता है, तो वो पैसा उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, उससे लॉस का कम हो जाएगा। बस इसका 8,000 का लॉस है, अभी 10,000 का और लॉस होगा, उसका रियलाइजेशन लॉस, ठीक है जी। पहले रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर करो, ऐसा करो, देखो पहले जो रियलाइजेशन लॉस है ये ट्रांसफर होगा तो ए और बी और सी की कैपिटल कम हो जाएगी। दो बार रियलाइजेशन लॉस डाल दिया? नहीं नहीं, दो बार नहीं डाला, एक ही बार तो डाल रहा हूं। रियलाइजेशन लॉस जो है ये, इसको ट्रांसफर करो, ये लो 10,000, ये है 10,000 और ये है 10,000, ये लॉस हुआ। अब मैंने लॉस बांट दिया तो ए और बी और सी की कैपिटल कम हो गई, पर हमने कहा ये लॉस कैपिटल कम तो कर रहे हैं, इधर जैसे ही हमने कम करा वैसे ही मैंने बोला भाई पैसे लेकर आओ। समझ में आया? ये कैपिटल कम नहीं है, आपको दिख रहा है कैपिटल कम हुई। रियलाइजेशन जब ट्रांसफर करा तो ए बी और सी के डेबिट साइड में भेजा तो इनकी कैपिटल कम हो गई, ठीक है। पर ए बी घर से पैसा भी तो लिया उस चीज का, तो कैपिटल फिर दोबारा बढ़ गई ना। तो देखा जाए तो जो लॉस था उसका पैसा वो ऑलरेडी लिया है, तो कैपिटल तो वही स्थिर रही, कम नहीं हुई। पहले कम करी, फिर उससे पैसा मंगा लिया, तो फिर कैपिटल उतनी रही। तो हम कहते हैं कि कैपिटल कम नहीं हुई, पैसा जो लॉस था, ए और बी जो लॉस हुए थे रिलेशन, वो घर से लेकर आ गए, ठीक। और बी का लॉस तो घर से लेकर आएगा नहीं वो, क्योंकि उसको तो इंसॉल्वेंट हो गया। पर जितना उसकी एसेट से रिलाइज हो पाएगा वो कर लेते हैं। तो जब एसेट से रिलाइज होगा तो पैसा आएगा बी से, तो बैंक अकाउंट करके सी से, तो सी से पैसा आया था 2,000 उसकी स्टेट्स को सोल्ड करके, फ्रॉम स्टेट। जब किसी पार्टनर से पैसा आएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना, तो बढ़ा दो। भाई ए और बी पैसा लेकर आए लॉस का, भाई लॉस हुआ था 10 तीनों का, ए और बी तो अपना अपना 10 का ले आए, तो कैपिटल बढ़ा दी, क्योंकि लॉस डालने से कैपिटल कम हो गई थी। अब वापस बढ़ा दो, इससे कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सी जो है उसकी स्टेट से 2,000 रुपए आए, ठीक है, उसकी स्टेट से कितना रिकवर करा? 2,000 रुपए रिकवर करा, ठीक है जी। कम आ गया, उससे कैपिटल बढ़ गई उसकी, तो कैपिटल बढ़ गई, इसका मतलब उसको 18,000 का लॉस हुआ था, 18,000 का लॉस में से 2,000 तो रिकवर हो गए। अब लॉस कितने का हो गया? 16,000 रुपए का। तो वो 16,000 का लॉस कौन बियर करेगा? ए और बी बियर करेंगे। पर उससे पहले एक लॉस और है जो ट्रांसफर होगा। कैसे? कि भाई देखो हमारे एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, जो कि एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। एसेट साइड में दिखने वाला पीएनएल अकाउंट लॉस होता है 12,000 रुपए का। ये 12,000 का लॉस तीनों बटेगा, तो इसको बोलेंगे टू पीएनएल अकाउंट। इसको क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस। और जब तीनों बटेगा तो
4,000 4,000 4,000 करके बटेगा भाई। ये तो बांटोगे ही ना आप, जैसे आप करते थे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप करते थे वैसे कर लीजिए भाई। लॉस ट्रांसफर होगा, रिलायंस लॉस ट्रांसफर होता है, कर दिया। ऐसे कैपिटल कम होगी होगी। अगर कोई लॉस एक्यूमुलेटेड लॉस है एसेट्स में दिख रहा है वो भी कम होगा, सिगरेट कम हो गई। हाँ, जो रिलायंस लॉस है वो पैसे घर से लेकर आएंगे तो वो लेकर आए, ठीक है। और अगर उसकी स्टेट से कोई पैसा आएगा तो वो डाल दिया, हो गया खत्म, और कुछ भी नहीं करना। अब देखो कि टोटल करेंगे तो कितना कितना लॉस होता है। 8 4 12 और ये 22,000 का लॉस हुआ टोटल। 22,000 में से दोस्तों 2,000 तो उसकी स्टेट से आ गया। टोटल लॉस सी को कितने हुआ 22,000 रुपए का, जिसमें से 8,000 की कैपिटल नेगेटिव बैलेंस, 10,000 का रिलेशन लॉस और 4,000 का एक्यूमुलेटेड लॉस। तो टोटल उसको 22,000 का हुआ, 2,000 की उसकी स्टेट से आ गया। अब बचे 20,000 रुपए। ये जो 20,000 रुपए का लॉस है ना, नेट लॉस ऑफ मिस्टर सी। मिस्टर सी का नेट लॉस कितना हुआ देखो, 22,000 का लॉस था, जिसमें से नेगेटिव नहीं लिखता, 22,000 का लॉस था, जिसमें से 2,000 रुपए का लॉस रिकवर हो गया उसकी स्टेट से। तो अब ये नेट लॉस कितना हुआ 20,000 रुपए का। ये जो 20,000 का लॉस है ये बांट देंगे एज पर फिक्स मेथड के हिसाब से। ये लॉस बांटा जाएगा 17:12 के रेशियो में। ये लॉस बांटा जाएगा ए और बी। बस ये समझाना था भाई, ये एक नया पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं। नया पॉइंट सिर्फ एक दो है। एक तो वो जो लॉस होगा रिलायंस का वो लेकर आएंगे उतना पैसा, सॉल्वेंट वो नहीं लेकर आएगा, जो पार्टनर है उसकी स्टेट से होगा वो पैसा जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद जो लॉस होता है वो किसमें बांटेंगे 17:12 के रेशियो में बांटा जाएगा ए को। ए के हिस्से में कितना आएगा और बी के हिस्से में कितना है भाई। यही तो लॉस है जो 22,000 रुपए ए क्या 22,000 रुपए जो ए को सी को लेकर आना है, उसमें से 2,000 तो आ गए, 20,000 रुपए भी और लाना है, वो लाने दोबारा। तो अब ये लॉस कौन पे करेगा, ए और बी लॉस बियर करेंगे। और किस रेशियो में पे करेंगे 17:12 के रेशियो में। तो मैंने कहा बताओ 20,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 12 कितना हो गए 29 डिवाइड बाय 29। तो इसके हिस्से में कितना आया 20,000 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 17, ये आ गया 11,724। ऐसे 20,000 12/29, तो 20,000 डिवाइड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया 8275। इन दोनों को जोड़कर चेक कर लेना, इसको सिस कर लेते हैं कि 20,000 आ रहा नहीं आ रहा, जोड़ के चेक कर लेना कैलकुलेटर में। 11 724 8276, देखो 20,000 आ रहा है। तो भैया अब क्या होगा, ये ए उसका लॉस रिकवर करेगा इतना और बी कितना करेगा इतना करेगा। तो ए कितना लॉस रिकवर करेगा 11,24। तो ए जब लॉस रिकवर करेगा तो कैसे होगा, जब ए लॉस रिकवर करेगा तो ये 20,000 जो यहां से होना है वो ऐसे होगा। देखो ए की कैपिटल को कम कर देंगे बाय ए कैपिटल और बाय बी कैपिटल। ना ध्यान से, ए और बी लॉस को रिकवर करेंगे तो ए की कैपिटल कम हो जाएगी, बी कैपिटल किसकी वजह से हो रही है सी की कैपिटल की वजह से। जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे ना आप, वैसी है भाई। देखो ए और बी अब पैसा देंगे सी की कैपिटल को, सी की कैपिटल की वजह से ए और बी की कैपिटल रिड्यूस हुई सी की वजह से। सी के 20,000 रुपए कौन पे कर रहा है, ए और बी। ये समझो ए और बी कंपनसेट कर रहे हैं सी को, ये मान के चलो। तो ए और बी जब सी को कंपनसेट कर रहे हैं ऐसे मान के चलो, वैसे तो मतलब ये है कि ए और बी सी की जो लॉस है वो खुद बियर कर रहे हैं, तो ये कैपिटल कम हो जाएगी। तो ए कितना बियर कर रहा है 11,724 11,724 और बी कितना कर रहा है 8276। तो जब ए और बी सी के लॉस को बियर करेंगे लेंगे तो ए की कैपिटल कम हो जाएगी और बी की कैपिटल भी कम हो जाएगी। किसकी वजह से कम हो रही है, ए की कैपिटल में ए का नाम नहीं आएगा, बी की में बी का नाम नहीं आएगा, तो किसकी वजह से सी की वजह से कम हो रही है, ठीक है। और सी की कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि लॉस रिकवर करना है, यहां पर लॉस आ रहा है। तो 11,724 और 8276 और जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20,000 और 22 हो गया बराबर, हो गया लॉस रिकवर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ में आया किस तरीके से करना है। तो जब वो ए और बी लॉस रिकवर करेंगे ना दोस्तों, तो उस केस के अंदर ए और बी की कैपिटल कम हो जाएगी और सी की बढ़ा देंगे क्योंकि वो पैसा वो इसको इसके लॉस को एडजस्ट करने में काम आ जाएगा, उसका लॉस बराबर हो जाएगा, मतलब ये बराबर आ गया, ठीक है। अब जो बच जाएगा उसको टू बैलेंस शीट करके खत्म कर देंगे। बताना इसका टोटल कितना आया 34 और 10 कितना हो जाएगा सर, ये 44,000 रुपए और 24 से 10 कितना हो जाएगा 44,000 44,000, ठीक है। अब इधर माइनस कर लेंगे तो 44,000 में से
एक तो 10,000 का ये वो देखो जो पैसा लेके आया वो लॉस खत्म हो गया, तो वही 34 से आ गया। ठीक है, 4,000 का तो वो लॉस माइनस कर दो और 11,724 का ये माइनस कर दो, तो इसके बाद जो आया वो 18,276 आया। इधर 34,000 में से माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 4,000, 8276, ये आ गया 11,724। बस सेम ही आ रहा है, वो बाई फिफ्थ से सेम आ रहा है। बाकी ये तो खत्म हो गया दोस्तों, सी की लॉस सारा रिकवर कर लिया। ये रहा जो मेरा ऑरेंज पेन से है वो सी का लॉस रिकवर की एंट्री है। ठीक है जी, तो 18,276 और 11,724। अब दोस्तों बैंक अकाउंट बनाना आता है ना आपको, और सर बैलेंस शीट कह रहा हूँ, सॉरी 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 सर, आज तो डिजोल्व होगी ना फर्म, बैंक आएगा ना। अरे फर्म डिजोल्व हो रही है तो भाई जो पैसा बनता है ए और बी का लॉस को रिकवर करने के बाद वो पैसा दे देंगे उसको। सर बैंक आएगा, यहाँ पर गलती कर दी मैंने, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तब आता है जब फर्म आगे भी चल रही हो, आज तो डिजोल्व हो रही है फर्म, तो बैंक अकाउंट बना के खत्म करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया अमाउंट, यहाँ आ गया अमाउंट। सबसे पहले आएगा टू बैलेंस बीडी, ये मत भूलना। अगर ये बराबर आ गया तो समझ लेना आपने आंसर बिल्कुल सी करा है। टू बैलेंस बीडी कितना है जी, बैलेंस बीडी कितना है? अरे है ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं होगा यार। हाँ है तो दोस्तों सुनो ध्यान से, नहीं 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 है, नील कर दो। साल के शुरू में कोई बैलेंस बीडी नहीं है। अब आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको हम नाम देंगे एसेट रियलाइज्ड। जब एसेट रियलाइज हुई थी तो क्या हुआ था, पैसा बढ़ गया था। आएगा ना एसेट बेचने के बाद कितना आएगा, 25,000 रुपए की एसेट बेच दी थी, 50,000 की एसेट कितने बेची, 25,000 की। जहां जहां बैंक आया था वो डाल दो ना रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में बैंक आया था, एक यहाँ आया था, ये डाल दिया। ठीक है, एसेट रियलाइज 25 और एक यहाँ आया था, ये डाल देते हैं। टू रियलाइजेशन में क्रेडिटर और रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी बाय रियलाइजेशन करके, तो क्रेडिटर और एक रियलाइजेशन एक्सपेंस। भाई क्रेडिटर कितने के थे, 12,000 रुपए के। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है, 5,000 रुपए का। 17,000 रुपए हो गया टोटल। ठीक है, 17,000। इसके बाद अब क्या होगा, अब देखो बैंक से पेमेंट हुई। अब देखो ये दो बार पैसा भी लेकर आए, ये रहा बैंक, जहां जहां बैंक है वहां वहां, एक तो ये है बैंक, एक ये है बैंक और एक यहाँ है बैंक, और कहीं नहीं है। ट्रांसफर कर दो। बैंक से पैसा लेकर आए कौन, ए और बी, तो ए की कैपिटल बढ़ गई होगी। तो कैपिटल अकाउंट करके ए की कैपिटल बढ़ी और बी की बढ़ गई, क्योंकि ये पैसा लेकर आया अपने रियलाइजेशन लॉस का, तो इनकी कैपिटल बढ़ गई होगी 20,000 से। लो पैसा आया होगा ना बैंक के पास। ठीक भाई, जब पैसा लेकर आए हैं तो पैसा आया होगा, ये तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और सी की कैपिटल बढ़ गई 2,000 से, सी भी डाल दो यहां से, एक ही में कर देना ना तीनों। सी की कैपिटल भी तो बढ़ गई, सी से भी तो पैसा आया था दोस्तों 2,000 पे। सी अपने स्टेट, इसकी स्टेट बेचकर 2,000, तो 22,000 पे टोटल पैसा आया है कैपिटल के नाम से। ए लाया 10,000, बी लाया 10,000 और सी लाया 2,000, और पेमेंट हुई। अब बाय कैपिटल अकाउंट करके पेमेंट हुई, और पेमेंट किसकी होगी, सिर्फ ए और बी को, क्यों, सी तो इंसॉल्वेंट हो गया है। और कितना आएगा सर यहाँ पर, ये देखो अमाउंट देखो, 18,276 और 11,724, 18,276 और 11,724 जोड़ देंगे। 18,276 और 11,724, यह आ जाएगा 30,000। 30 और 17 कितना हो जाएगा, ये 45,000 रुपये, और 22,000 और प्लस 25,000 कितना हो जाएगा, 47,000 रुपये। देखो बराबर हो गया, मैच कर गया। ठीक है जी, अब रही बात, सेम प्रोसीजर है। अब आपको क्या करना है सर, पहले आप ट्राई करो कि आप कैसे निकालोगे। इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के केस में सॉल्व करेंगे, और उसमें भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इन केस ऑफ एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ी, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब इसका इसका किस रेशियो में बांटते हैं लॉस को, एग्रीड एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में। एडजस्टेड कैपिटल रेशियो बोल रहे हो या लास्ट एग्रीड रेशियो बोल लो, करो इसको पहले अपने आप से, फिर मैं कराता हूं।
अब दोस्तों अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर आपने किया होगा, ट्राई करा होगा, तो करना कैसे है देखो। इन दिस केस ऐसे लिखो, सीधा लिखो, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर must be borne by loss of insolvent partner must be borne by A and B in adjusted in their adjusted capital ratio in their adjusted कैपिटल रेशियो या फिर लास्ट एग्रीड रेशियो। क्या बोला था मैंने, लास्ट क्या एग्रीड कैपिटल, क्या लिखवाया था, लास्ट एग्रीड कैपिटल, सही है। या तो एडजस्टेड कैपिटल बोल लो या लास्ट एग्रीड कैपिटल बोल लो। अब यही निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट एग्रीड कैपिटल। दोस्तों इसको निकालने का सिंपल तरीका यह है कि अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिख रहा है तो वो बांट दो, अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट दिख रहा है तो वो बांट दो, लॉस दिख रहा है तो वो बांट दो, ड्राइंग्स दिख रही है तो उसको चार्ज कर लो। तो सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल बच जाएगी वो आपके पास लास्ट एग्रीड कैपिटल बन जाएगी या एडजस्टेड एग्रीड कैपिटल बन जाएगी। देखो हमारे पास क्या थे, दो पार्टनर है ए और बी, इनका कैपिटल दे रखा है, कैपिटल कितनी दे रखी है, ए की कैपिटल 34 और बी की, ए की कैपिटल है 34,000 और बी की है 24,000 रुपए, ठीक है। अब ये इस रेशियो में तो पहले फिक्स्ड में था, फ्लक्चुएटिंग में अलग है। कह रहा है कि भाई एग्रीड निकालने के लिए, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो निकालने के लिए आपको पहले इसको एडजस्ट करना होगा, जितनी भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो कर दो, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस की, रिजर्व्स की, अनलिक्विडेड प्रॉफिट की, ड्राइंग्स वगैरह की, सबकी। तो मैंने यहां से करा भाई, लॉस हुआ था मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस हो रहा था 12,000 रुपए का, उसको बांट देंगे इन द रेशियो 1:1:1। जब मैं 1:1:1 में बांटूंगा तो 4,000 का लॉस पड़ेगा ना तीनों में, तो 4,000 का इसका और 4,000 रुपए का इसके लिए लॉस करूंगा तो इससे कैपिटल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या मेरे पे कोई रिजर्व दे रखा है, नहीं। क्या मेरे पे वास कोई ड्राइंग्स है, नहीं। तो जब ना कोई रिजर्व है, ना कोई ड्राइंग्स है, ना कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो बस यही था बैलेंस शीट के अंदर। करने के बाद जो बच जाएगा वो हमारा एडजस्टेड एग्रीड कैपिटल बन जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल बन जाएगा या लास्ट एग्रीड कैपिटल बन जाएगा, जो आपको कहने लगा है। ये आ गया 30,000 रुपए और ये आ गया आपके पास 20,000 रुपए, तो ये रेशियो बन जाएगी। तो मुझे बताओ रेशियो क्या होगी, अब किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो रेशियो होगी भाई 3:2, 0 कट गई तो रेशियो आपके पास क्या बन गई, 3:2। मतलब फिक्स्ड मेथड के हिसाब से, फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से जो कैपिटल का लॉस होगा ना पार्टनर का, वो इस रेशियो में बांट दी जाएगी। यहां तक क्लियर है सर आपको। अच्छा, इसके बाद आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है कुछ इस तरीके से, सेम एज इट, बस मैं हल्का सा चेंजमेंट क्या कर रहा हूं, यही मान के चलो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको एज इट इज उतारना है, मेरे को चेंजमेंट क्या करना है, मैं वो चेंज कर देता हूं। सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है, बस ये वाले अमाउंट चेंज हो जाएंगे क्योंकि अब रेशियो अलग बटेगा। भाई सब कुछ वैसा ही है, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं होती इनकी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसे बनता था वैसे ही बनेगा, बट अलग क्या है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में, डिफरेंस क्या है, अलग क्या है, अलग ये है कि जो प्रॉफिट लॉस बांटने का शेयर था वो 17:12 था, यहाँ 3:2 है। सब कुछ वही, बैलेंस भी दे देंगे 34-20, लॉस बांट देंगे रियलाइजेशन का, वो लॉस मंगवा लेंगे, स्टेट से पैसा आएगा वो डाल देंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। अब ये लॉस होगा वो बांटेंगे। अब ये लॉस कैसे बांटेंगे, ये रहा नीचे, इसको भी हटा दो, ये भी डिफरेंस अलग आएगा अब इसका। अब देखो लॉस हुआ कितने का, 20,000 का, क्योंकि देखो चेक करो भाई 20,000 22 आया यहाँ पर, 2,000 का स्टेट से कमा लिया तो 20,000 बच गया। 20,000 का लॉस कौन बांटेगा, ए और बी किस रेशियो में, पहले 17:12 में था फिक्स्ड में, अब मान लो यही फ्लक्चुएटिंग है, मेरे को अलग से उतारना पड़ेगा दोस्तों, आप अलग से उतार लीजिए, 3:2 में बांट देंगे, बस खत्म। इतना सही पार्ट है, 3:2 में बांट दो, सब कुछ वही है, कुछ अलग चेंजमेंट नहीं है। मान के चलो कि ये मैंने फ्लक्चुएटिंग का ही बना दिया कैपिटल अकाउंट, 3:2 रेशियो में बढ़ जाएगा, 3:2 में, तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 2/5, बस यही तो चेंजमेंट है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएट सब कुछ सेम है, 20,000 रेशियो तो चेंज है बस, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ जाएगा 12,000 रुपए ए बियर करेगा लॉस और 8,000 रुपए
बिल बियर करेगा लॉस। तो 12 और 8 लॉस बियर करेंगे। और लॉस कैसे बियर करेंगे भाई, 12,000 ए की कैपिटल से कम कर देंगे, 8,000 बी की कैपिटल से कम कर देंगे, और दोनों लॉस किसको भेज देंगे, सी को। तो उसका लॉस कंपनसेट हो जाएगा पूरे 20,000 रुपए का, खत्म। टोटल कर देंगे। अब मुझे यहां से माइनस करके बताना सर, इसका टोटल करा 44, इसका टोटल करा 34, इसको माइनस कर दो। 44,000 में से 10,000 माइनस, 4,000 माइनस और 12,000 माइनस, तो ये आ गया 18,000 रुपए। ऐसे 34,000 रुपए में से 10,000 माइनस, 4,000 माइनस और 8,000 माइनस, ये आ गया 12,000 रुपए दोस्तों। बस 12,000 और 18,000 अभी भी 30,000 होते हैं, और पहले भी 30 ही आ रहा था। बैंक अकाउंट अभी बराबर आ जाएगा, सब कुछ सेम है। बैंक अकाउंट भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है, ये भी सेम हो जाएगा। 10,000 2,000 जो लाए वो भी सेम था, बस चेंजमेंट आएगा यहाँ पर। पहले यहाँ पर रेशियो अलग थी तो अलग आ रहा था, अब रेशियो अलग है तो अलग आएगा, अभी भी 30। पहले था 12, पहले 18 कुछ समथिंग था, 11 समथिंग, अब यहाँ पर हो गया 18,000 और यहाँ हो गया 12,000। अलग कुछ नहीं है दोस्तों, बस फेज और फ्लैक्चुएटिंग में क्या है, रेशियो को निकालने का तरीका अलग है। बस ये अगर आपको आ गया तो समझ लेना कि भाई अब आपका कोई भी डिफरेंस नहीं अराइज होगा। होपफुल आपको ये समझ में आया होगा। बस आपको वो ऊपर वाले जो बैंक अकाउंट है ये वाला, ये पार्ट और ये पार्ट एज इट इज कॉपी कर दो नीचे इधर, क्योंकि वो आप मिटो तो सकते नहीं है ना, तो आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। और यहां पर आपका ये आज की क्लास के अंदर इंसॉल्वेंसी ऑफ अ वन पार्टनर खत्म हो गया, जिसमें हमने गार्डनर वर्सेस मूरे रूल समझा। ठीक है दोस्तों, पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के, बस सारा खेल इसी का है, ये कैसे निकाले, है ना, बस। ठीक है जी, दोनों मेथड से पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे इंसॉल्वेंट ऑफ ऑल पार्टनर, तभी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट खत्म होगा, क्योंकि इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में वन पार्टनर था और ऑल पार्टनर था। तो नेक्स्ट क्लास में ऑल पार्टनर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके कुछ स्टेप्स लिखेंगे और उसके बाद उसका एक क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चलेगा। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। होपफुल आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ा टाइम मैंने सेविंग करा है, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया ऐसा नहीं हो सकता, नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बताइए। क्लियरली समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।